बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। और बीजेपी प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में यही बताने की कोशिश में है कि कोई भी चुनाव बीजेपी के लिए अहम है। बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। नौगवान सादत, संगीता चौहान को टिकट मिला है। बुलंदशहर से उषा सिरोही को टिकट दिया गया है। तो टूंडला से प्रेमपाल धनगर मैदान में उतरे हैं और बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार चुनावी मैदान में उतरे हैं। घाटमपुर से उपेंद्र पासवान को टिकट दिया है और मल्हानी से मनोज सिंह को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। संगीता चौहान को नौगवान सादत से उम्मीदवार बनाया है। तो बुलंदशहर से उषा सिरोही मैदान में उतरी हैं। टूंडला से प्रेमपाल धनगर को टिकट मिला है। तो ये लिस्ट आई है बीजेपी की, तस्वीर आप देख रहे हैं। 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और उपचुनाव को लेकर ये पहले से ही तैयारी भारतीय जनता पार्टी की थी। बुलंदशहर से उषा सिरोही को टिकट दिया है। कई सीटों पर उपचुनाव के लिए पहले से ही नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। टूंडला फिरोजाबाद की सीट, बुलंदशहर सदर, नौगावा सादत, अमरोहा से सीट आती है, घाटमपुर कानपुर नगर की सीट और बांगरमऊ, उन्नाव और मल्हानी जौनपुर। यहां पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। हमारे सहयोगी सीधे रुख करेंगे। राहुल मिश्रा इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल बताइए, यही तय हो रहा था, लगातार आला कमान से भी बातचीत चल रही थी और अब लिस्ट भी सामने आ गई है। सही कह रहे हैं आप। 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहां पे कर दी गई है, क्योंकि एक नाम की और घोषणा यदि कहा जाए, हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि आज देर रात तक उस नाम की भी घोषणा यहां पर हो जाएगी। मैं नाम को आपको बता दूं कि कौन कौन से नामों की घोषणा यहां पर की गई है। नौगावन सादत से संगीता चौहान को दिया गया है, जो उम्मीदवार रहेंगी बीजेपी की। बुलंदशहर से उषा सिरोही रहेंगी। उसके साथ ही टुंडला जो सुरक्षित है, वहां से प्रेमपाल धनगर को दिया गया है। बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार, इनको मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। घाटमपुर, यह भी सुरक्षित सीट है, जहां से उपेंद्र पासवान को सीट जो उम्मीदवार घोषित किया गया है। और मल्हानी जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां से उपचुनाव होना है, वहां से मनोज सिंह को मैदान में उतारा गया है। एक नाम की और घोषणा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी और 2 दिन, अब तकरीबन 3 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से कोई लिस्ट नहीं आई थी। लेकिन आज यदि लिस्ट आई है, अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तमाम जो दूसरे विपक्षी दलों हैं उनकी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई थी और कर भी दी गई थी। और आज भी देखा होगा आपने कि कांग्रेस की तरफ से एक और उम्मीदवार के नाम की घोषणा यहां पर की गई है, राजेश मिश्रा की। तो इसमें सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि तमाम नामों की घोषणा दूसरे दलों के यहां पे कर दिया गया है। अब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के योद्धा यदि कहें, तो उनको भी उतारा गया है, मैदान में उतारा गया है। और अब देखना होगा, क्योंकि अब चुनाव होगा, उसके बाद 3 नवंबर को चुनाव है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तब देखना होगा कि आखिर में ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन अब उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पे कर दी गई, अपने अपने योद्धाओं को पार्टियों ने उतार दी है। ये उपचुनाव इसलिए बहुत अहम हो जाते हैं राहुल, क्योंकि आप देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कोरोना के बाद बीमारी के चलते, जिसमें मंत्री भी शामिल है, राज्य मंत्री भी शामिल है, उनका निधन होता है, उसके बाद ये सीट खाली होती है। इन सीटों पर उस तरह की तैयारियां पहले से नहीं की गई हैं, तो ये चुनौती भी है हर पार्टी के लिए। सही कह रहे हैं आप सीधे तौर पे, क्योंकि सीटें ये खाली हुई हैं। उपचुनाव की जो सीटें हैं उसमें क्योंकि 2 मंत्रियों की ऐसी सीट रही है जिसपे कि
वहां पर कोरोना की वजह से उनके इंतकाल हुआ था, डेथ हुई थी और उस वजह से सीटें खाली थी। ये उपचुनाव हर किसी के लिए चैलेंज रहेगा, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के लिए, और साथ में जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे रहेगा वो सत्तारूढ़ दल जो है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ उसको अपनी जो साख है उसको बचाना है। और दूसरी बात यदि कहा जाए क्योंकि साख इसलिए क्योंकि इस पूरे उपचुनाव को यदि आप देखेंगे तो इस उपचुनाव के बाद सीधे जो 2022 में चुनाव होना है उसमें पूरा प्रदेश जाएगा। यहाँ उपचुनाव से ये जरूर पता चलेगा कि आखिर में जो ट्रेंड क्या है, लोगों का मूड क्या है, लोग किस तरफ सोचते हैं, आखिर में मौजूदा सरकार को किस तरीके से देखते हैं। दूसरी बात, जो विपक्ष है उसके लिए भी बड़ा चैलेंज इसलिए रहेगा कि विपक्ष के लिए अपनी जो खोई हुई बिसात है उसको पाने की एक जुगत जरूर यहाँ पे रहेगी और जो खोई हुई बिसात है उसको किस तरीके से विपक्ष अपना पाता है। यदि आप देखें समाजवादी पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, कांग्रेस की तरफ से यदि देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से भी एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। बसपा भी पहली बार बसपा उपचुनाव को भी यहाँ पे लड़ रही है। तो ये मुकाबला पहले जो त्रिकोणीय हुआ करता था अब चौथर यदि कहा जाए तो चौकोर हो गया। अब यहाँ पे देखना यह होगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज ये जरूर रहेगा कि यदि इसमें सातों की सातों सीटों पर भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो उससे साफ सीधे तौर पे लगता है कि योगी गवर्नमेंट को लेकर के लोगों की क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। एक चीज और है राहुल, एक चीज और देखिए, आप इस पूरे इन पूरी सीटों पर नजर डालिए। 2 सीट ऐसी हैं जो कि आरक्षित हैं, टूंडला और घाटमपुर, और इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। हाथरस की घटना के बाद एक जाति विशेष को लेकर भी पूरे प्रदेश में किस तरह से दंगा फैलाने की साजिश थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उत्तर प्रदेश में जाति को लेकर सियासत होती रही है। तो सबसे अहम बात अब राहुल यही है कि ये 2 सीट भी किस तरह से निकाले बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बीएसपी, ये बहुत अहम हो जाएगा। ये दोनों सीट बहुत कुछ मायने रखती हैं। आप सही कह रहे हैं सीधे तौर पे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति की जब पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है या परिदृश्य है वो पूरा जातिगत समीकरण के ऊपर वो पूरा का पूरा घूमता है। और यहाँ पे यदि उम्मीदवारों को भी चयनित किया जाता है किसी भी दल के द्वारा तो वहां पे देखा जाता है कि आखिर में उसमें जातिगत समीकरण कितना है, किसके फेवर में सबसे ज्यादा रहा है। तो आप सही कह रहे हैं कि 2 सीटें ऐसी हैं जो कि सुरक्षित हैं। उन सीटों पे हाथरस की घटना को लेकर के आपने विपक्ष को जिस तरीके से मुखर होते हुए देखा है, आपने विपक्ष को लामबंद होते हुए देखा है, आपने सड़क तक उतरे विपक्ष, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी सड़क पे उतरी हैं। उनको देखना होगा कि आखिर में किस तरीके से फायदा यहाँ पे पहुंचता है यदि हाथरस की घटना, क्योंकि हाथरस की घटना उपचुनाव के पहले इसमें जाहिर सी बात है कि और उसको जिस तरीके से पूरा मुद्दे को बढ़ाया गया, चढ़ाया गया या उसके ऊपर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला है, विपक्ष आखिर में कितना उसको जनता को समझा पाने में कामयाब रहा है ये देखना होगा। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए भी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सत्ता पक्ष को आखिर में सत्ता कितना समझ पाए हैं, सत्ता पक्ष को आम जनता समझ पाई है। इस हाथरस घटना के बाद आखिर में क्या वो जो सेंधमारी है वो क्या जो जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्या इन्होंने सेंधमारी कर पाए हैं या उसमें कहीं सीधे तौर पे आम जनता को समझाने में अपने पूरे के पूरे जो कार्यकाल है उन सभी को समझाने में कामयाब रहे हैं या नहीं रहे हैं। दूसरी बात एक और चीज है कि जैसे आप बसपा की ही यदि बात करें, बसपा जिस तरीके से ब्राह्मण के नाम को लेकर के या ब्राह्मण वोट की तरफ जो है अपना एक इशारा करने की कोशिश कर रही है, खींचने की कोशिश कर रही है, समाजवादी को आपने देखा होगा, कांग्रेस को देखा होगा, ये सभी चीजें देखनी होंगी क्योंकि ये जातिगत समीकरण यहाँ पे समझना जरूरी होगा। ये जातिगत समीकरण ही कहीं सीधे तौर पे आगे की रणनीति जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको रणनीति बनाने के लिए उनको बल देगी और उनको पता चलेगा कि आखिर में आगे उनको किस तरीके से फॉरवर्ड प्लान करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो ये जो सातों राहुल एक चीज और है, एक चीज और है क्योंकि आप देखिए ये उपचुनाव इसलिए भी अहम हो जाते हैं। आने वाले वक्त में अभी पंचायत चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और पंचायत चुनाव, पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो उत्तर प्रदेश में बहुत मायने रखते हैं। आप देखिए पंचायत चुनाव को लेकर जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है, हर एक जगह पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, ब्लॉक स्तर तक भी जिम्मेदारी दे दी गई है। ऊपर से उपचुनाव और ज्यादा वक्त नहीं रह गया है विधानसभा चुनाव में राहुल,
क्योंकि अगर अभी से विधानसभा चुनावों की कोशिश में पार्टियां जुटेंगी तब जाकर वो हर एक सीट पर क्या समीकरण है उसे साध पाएंगी। तो पंचायत चुनाव, उपचुनाव और विधानसभा चुनाव ये कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए भी उपचुनाव बहुत अहम है। आप सही कह रहे हैं। सीधे तौर पे यदि कहा जाए उपचुनाव, क्योंकि उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव है ये, और इसमें उसके अलावा यदि पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव पे जब हम बात करते हैं तो वो ब्लॉक स्तर लेवल का पूरा उसमें समीकरण समझ में आता है। वहां पे यदि जातिगत समीकरण के साथ साथ में वहां पर क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन क्षेत्रीय मुद्दों का भी वहां पे कहीं सीधे तौर पे प्रभाव रहता है। और क्षेत्रीय मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो सीधे सरकार के क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं जिनको की लेकर के किस तरीके से वहां पर पंचायत लेवल तक वहां जनता तक उसका फायदा पहुंचा है, ये भी चीज देखना जरूरी होता है। और वो क्योंकि सीधे तौर पर सरकार के लिए, क्योंकि सरकार दोनों तरफ से, आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनाव दोनों का यदि कोलैबोरेशन करके देखा जाए, क्योंकि उसमें आपको यदि पंचायत लेवल पे यदि जब हम बात करते हैं तो आपको सरकार का जो कार्यकाल है, सरकार की योजनाएं परियोजनाएं किस तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट कराई गई है, गांव देहात इन सभी को कैसे अफेक्ट किया गया है, लोगों को किस तरीके से उसके बारे में फायदा समझ में आया है, ये चीज लोगों को कहीं जानकारी उसमें मिलती है। और विधानसभा जब उपचुनाव की, क्योंकि जातिगत समीकरण तो होता ही है, जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण होता है, साथ साथ में यहाँ पे जो योजनाएं परियोजनाएं हैं वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट करती हैं। तो यूपी में यदि ये दोनों जब चुनाव हो रहे हैं और जब विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि 2022 में ही विधानसभा चुनाव है, तो ये एक सीधे तौर पे बड़ा एक लिटमस टेस्ट होगा मौजूदा दल के लिए भी जो सत्तारूढ़ है, और साथ साथ में जो विपक्ष है उनके लिए भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। क्योंकि कांग्रेस अपनी खोई हुई विसात यहाँ से हमेशा बाहर रही है। कांग्रेस बहुत सालों से यहाँ पे उसका यदि कहा जाए तो बाहर रही है परदेश से। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी को पटकनी देकर के ही भाजपा यहाँ सत्ता को हासिल की थी। बसपा भी अब कोशिश में जरूर लगी हुई है कि वो कहीं अपना सीधे तौर पे यहाँ पे अपनी सरकार बना सके, और उसके बाद देखना ये होगा कि आखिर में जनता किसको कितना समझ। बिल्कुल राहुल, मैं आपके पास लौटूंगा। अब हम ये बता देते हैं कि सीट पर किस प्रत्याशी को टिकट मिला है, एक बार फिर आपको जान लेना चाहिए। टूंडला से प्रेम धनगर को उम्मीदवार बनाया है, तो बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार उम्मीदवार हैं। उपेंद्र पासवान, ये सीट एससी की है, और घाटमपुर से उपेंद्र पासवान मैदान में उतारे गए, तो संगीता चौहान नौगावा सादात से मैदान में उतरी हैं।